नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों आज जो हम लोग प्रश्न कराने वाले हैं वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इन प्रश्नों को हल करें। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल जाए। तो अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डोलार्ड, मिलर, पियाजे, बंडूरा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है बंडूरा। बैंड्यूरा लिखा हुआ है, यही दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर लेता है तथा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बैंड्यूरा और बाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिबंधात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है तथा दूसरों के साथ समायोजन के लिए आवश्यक सामाजिक गुण भी उनमें पनपने लगते हैं। इस आयु में बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ऑप्शन है कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों में से संघर्ष करते हैं। सी ऑप्शन में है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, और डी ऑप्शन में है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों यहाँ पर है ये इसमें छूट गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया: इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना एवं उसमें विभेद करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार बुद्धि लब्धि को बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि अगर हम निकालें तो पहले मानसिक आयु और उसके बाद वास्तविक आयु और इंटू 100 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बच्चे जिसकी आयु वास्तविक आयु 15 वर्ष है और मानसिक आयु 18 है, तो 18 को 15 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब दोस्तों इसको करेंगे 5 तियाँ 15
5 दूना 10, यहाँ पर 20 आएगा, 3 छाक 18 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 120 दोस्तों आ जाएगी। और 120 हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बच्चों में खेल उनकी सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, बी ऑप्शन में है खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, हम जो अहंकार को बोलते हैं वो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, सी ऑप्शन में है खेल से बच्चों में नेतृत्व अनुसरण की भावना आती है, और डी ऑप्शन में है यह सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, खेल क्रियाओं द्वारा बच्चों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। खेल में समूह द्वारा अपनाए जाने या उनमें लोकप्रिय होने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है, जो सामाजिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। सामूहिक खेलों में आदान प्रदान की भावना विकास होता है। खेलों के जरिए बच्चों में समूह नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस का अध्ययन करना चाहिए? आपके ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बाल मनोविज्ञान हमारा सही जवाब हो जाएगा। बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं पठन गति में, शैक्षिक अभिक्षमता में, बुद्धि में, शारीरिक लंबाई में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, स्त्री एवं पुरुष की जैविक बनावट भिन्न होते हुए भी उनके शैक्षिक अभिक्षमता एवं बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्र छात्राओं की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं। पठन गति में दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? उसकी अंतः इच्छा, उसका सामाजिक वातावरण, उसका आपके प्रति द्वेष, कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का तरीका। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उसका सामाजिक वातावरण। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इसमें कक्षा कक्ष का अनुशासन बना रहता है। शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं आती है। शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर है 3, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? ऑप्शन है सामान्य शिक्षा का, समस्या समाधान का, सामुदायिक मांग का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, चिंतन से तात्पर्य हमारी उन व्यवहारिक क्रियाओं के प्रारूप से है जिसमें हम वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का समस्या विशेष से समाधान हेतु अपने अपने ढंग से मानसिक चित्रण या क्रियान्वयन करते रहते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समस्या समाधान, बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ना। बी ऑप्शन में है जितना संभव हो सके गतिविधियां करना। सी ऑप्शन में है कठोर अनुशासन बनाए रखना, और डी ऑप्शन में है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये आपको बताना है कथन किसका है, वुडवर्थ का, रॉस का, जिप्सन का, एनस्टरी का। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, दिया हुआ कथन दोस्तों रॉस का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक का जन्म जिस वातावरण में होता है उसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण की कमियां, प्रदूषण, मौलिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या होता है? जानना, भूलना, देखना, सुनना। तो संज्ञान का बोलचाल में अर्थ होता है जानना, यानी किसी चीज़ के बारे में जानना मतलब संज्ञान लेना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अधिगमकर्ता के आत्मनियम से क्या तात्पर्य है? आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, सी ऑप्शन में विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम, और डी ऑप्शन में है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्म अनुशासन और नियंत्रण। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है? ऑप्शन है बच्चों की पूर्व ज्ञान की जानकारी करने में, बी ऑप्शन में है बच्चों की आंतरिक उथल पुथल ज्ञात करने में, सी ऑप्शन में है बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, और डी ऑप्शन में है बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की पूर्व जानकारी की जाँच करने में। संज्ञान का अर्थ समझ या ज्ञान होता है। संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं। बालक के आकलन में संज्ञान बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, ऐसे विद्यार्थी होगा जो दोस्तों यहाँ पर, ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है, उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है वातावरण का प्रभाव, स्वभाव संबंधी दोस्त, उच्च बौद्धिक क्षमता, और डी ऑप्शन है कर्तव्य त्यागिता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उच्च बौद्धिक क्षमता। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो ये दोस्तों सूचित करता है संवेग, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है? सामान्य रूप से कक्षोन्नति, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों से दूरस्था, और डी ऑप्शन में है शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, सामाजिक अनुभवों से दूरस्था। सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।